एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्मार्ट क्लासेस में। आज यहाँ पर इस वीडियो में मैंने सीडीपी बाल विकास के 30 क्वेश्चन रखे हुए हैं। जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं वैसे ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। अब देखिए, सीटेट पेपर फर्स्ट की बात करें या पेपर सेकंड की बात करें, दोनों में सीडीपी आपकी एक ही जैसी पूछी जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि अलग अलग पूछी जाए, एक ही सीडीपी आपको पढ़नी पड़ेगी दोनों के लिए। सीटेट में कभी कभी एग्जाम में ये भी सुनने को मिलता है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि सेकंड पेपर की सीडीपी ज्यादा इजी थी फर्स्ट पेपर की अपेक्षा। तो देखिए, ऐसा नहीं हम कह सकते कि फर्स्ट की इजी थी या सेकंड की इजी थी, कभी कभी इजी आ भी जाती है तो सेम ही सीडीपी आपको पढ़नी होती है। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। साथ ही में देखिए, आपकी एनसीईआरटी साइंस, एनसीईआरटी ईवीएस और एसएसटी की सभी क्लासेस सीटेट की स्टार्ट हैं। जिनका भी जो भी सब्जेक्ट है वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सारी क्लासें ले सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन देखिए बहुत ही मन से पढ़ेगा, सीडीपी सॉल्व करते समय हो या पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करते समय हो, अगर क्वेश्चन आप मन से पढ़ लेंगे तो वहीं से आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये पॉइंट मत गलत करिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है नहीं है। बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, तो बिल्कुल देखिए सही बात है। बच्चों का जो विकास होता है विभिन्न दरों पे होता है, कभी तेजी से होता है कभी धीमी गति से होता है। जैसे बाल्यावस्था को ही ले लीजिए, बाल्यावस्था में विकास थोड़ा धीमी गति से होता है, जबकि शैशवावस्था में बहुत तेजी गति से होता है और किशोरावस्था में फिर से तेजी से होने लगता है। तो विभिन्न दरों में होता है, सही बात है। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, तो देखिए ये भी सही बात है। पहले पूरे शरीर का निर्माण होता है, उसके बाद धीरे धीरे अंग विकसित होते हैं, तो विकास जो होता है क्रमों में होता है। अनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है, विकास निरंतर रूप से होता रहता है। तो देखिए, विकास की प्रक्रिया जो है निरंतर रूप से जीवन पर्यंत चलती है। वृद्धि की प्रक्रिया, हाँ हम कहते हैं कि जीवन पर्यंत नहीं चलती, कुछ समय तक होती, जबकि विकास जो होता है आपका डेवलपमेंट वो होता ही रहता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है। पहला तो देखिए कुछ निगेटिव वर्ड होते हैं जैसे एकमात्र, केवल, ये गलत, यहीं से आप लोग पहचान सकते हैं कि गलत है। और यहाँ पर ये तो निगेटिव वर्ड है ही है, साथ ही में ये भी देखिए कि सिर्फ अनुवंशिकता कारण नहीं होता है, अनुवंशिकता के साथ पर्यावरण भी विकास को बहुत प्रभावित करता है। आसपास की जो चीजें होंगी, पर्यावरण होगी, विकास में उसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर एकमात्र कारण है, गलत हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। शारीरिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक या नैतिक। तो यहाँ पर देखिए बात करें बुद्धि की, समस्या समाधान करने की जो शक्ति होगी, समालोचनात्मक जो चिंतन होगा, इसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो राइट आंसर देखिए चला जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ, संज्ञानात्मक के अंतर्गत आपका इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। शारीरिक में देखिए शारीरिक संबंधी अध्ययन होगा, संवेगात्मक में जो इमोशन होंगे उनका अध्ययन होगा, और संज्ञानात्मक में आपकी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपका हो गया बुद्धि, कल्पना, तर्क, चिंतन, स्मृति, मूल्यांकन, ये सभी आ जाता है आपका संज्ञानात्मक के अंतर्गत। नैतिकता, मोरल से संबंधित होगा इसमें। तो यहाँ पर जो चीजें हुई हैं बताए, मतलब पूछ रहा है, यहाँ पर संज्ञानात्मक हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन असर्शन रीजन का है। देखिए, कथन और कारण यहाँ पर दिया हुआ है। कथन को ए से व्यक्त किया गया है और कारण को आपके आर से व्यक्त किया गया है। तो देखिए क्या कह रहा है, बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियां ग्रहण करते हैं। कारण क्या है इसका, बच्चे का सामाजिकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है। तो देखिए क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन किए दे रही हूँ। औपचारिक शिक्षा आपकी दो होती हैं, शिक्षा आपकी दो होती हैं, एक औपचारिक शिक्षा हो गई और एक अनौपचारिक शिक्षा हो गई। तो यहाँ पर कह रहा है कि केवल औपचारिक, केवल ही देखिए शब्द आ गया, पहले ही गलत हो जाएगा। केवल से भी आप इसको लगा सकते हैं, सोच कर भी लगा सकते हैं कि केवल औपचारिक शिक्षा द्वारा नहीं ग्रहण करते, बल्कि देखिए औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक शिक्षा द्वारा भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। अनौपचारिक शिक्षा में उनके आसपास का पड़ोस आ जाता है, साथ ही में जो दैनिक क्रियाकलाप करते हैं उनसे भी देखिए बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये देखिए आपका गलत हो जाएगा। कारण की बात करें, बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है। तो देखिए ये भी सही बात नहीं है, बच्चों का सामाजिकरण जो होता है सरल रेखीय प्रक्रिया नहीं होता, बल्कि बच्चे भिन्न भिन्न समाज में विकसित होते हैं। जो बच्चे जहाँ पर होते हैं, देखिए सभी जगह का अलग अलग समाज होता है, इसलिए इसको हम सरल रेखीय नहीं कह सकते हैं। बच्चों में देखिए अनुकरण की शक्ति भी बहुत ज्यादा पाई जाती है, अपने समाज का अनुकरण करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा कि सरल रेखीय प्रक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही आपके गलत हैं, ऑप्शन आपको चुनना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है, तो नहीं होगा।
ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये भी नहीं है देखिए, क्योंकि दोनों ही गलत हैं आपके। ए सही है, आर गलत है, ये भी नहीं होगा। ए और आर दोनों गलत है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। चीजें आपको समझ में तो आ रही होंगी, समझ में आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज में लगा रहता है? संतुलन की, असंतुलन की, आत्मसातकरण की या समंजन की? तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा संतुलन, जब तक वो संतुलित नहीं होगा, मतलब जब तक उसको संतोषजनक परिणाम नहीं मिलेगा तब तक वो असंतुलित रहेगा। और संतुलित में संतुलन के लिए ही वो देखिए समाधान की निरंतर खोज में लगा रहता है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके लिए किसी क्वेश्चन को ही ले लीजिए, किसी क्वेश्चन के लिए हमने एक विशेष नियम बनाया या स्कीमा बनाया और बच्चे को उससे संतोषजनक परिणाम नहीं प्राप्त हुआ। भले हम आंसर ले आए उसका, लेकिन बच्चा उससे संतुष्ट नहीं है, उसको समझ में नहीं आया। तो देखिए जब तक वो संतुलित नहीं हो जाएगा, संतुलन को प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक वो असहज बना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है? संवेदी गत्यात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण या मूर्त संक्रियात्मक चरण? तो देखिए यहाँ पर ये चार अवस्थाएं दी गई हैं। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो मेरे चैनल में पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है बाल विकास की, वहां से आप एक एक करके सारे वीडियो देख सकते हैं। जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है सभी मैंने वहां पर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो देखिए पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था उसकी चार अवस्थाएं होती थी। पहली संवेदी गत्यात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष, और दूसरी होती थी देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, और तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और चौथी थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 11 वर्ष के बाद वाली। यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा निगमनात्मक तर्क। तो निगमनात्मक तर्क का जो संबंध होता है औपचारिक संक्रियात्मक चरण से होता है। इसमें देखिए बच्चा बड़ा हो जाता है, 11 वर्ष का बच्चा सोचने लगता है, परिकल्पना करने लगता है, साथ ही में निगमनात्मक तर्क करने लगता है, अमूर्त अवधारणाओं को समझने लगता है। अमूर्त अवधारणाएं मतलब हो जाता है जैसे जो चीजें उसके सामने है भी नहीं उसके बारे में भी वो सोचने लगता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत और किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना प्रारंभ करते हैं? पियाजे से कई क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। पियाजे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही में पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, इन सभी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, छोड़िएगा मत, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए फिर से ये क्वेश्चन पियाजे से संबंधित है और उन्हीं की चार अवस्थाएं ये संज्ञानात्मक विकास की दी हुई हैं और यहाँ पर आपको आंसर करना है। तो देखिए बच्चा जो होता है अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना कब प्रारंभ करता है? तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जो आपकी पहली अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष। देखिए अगर बच्चे की हम स्टार्टिंग की बात करें, जब बच्चा पैदा होता है उसके कुछ दिन बाद तक देखिए वो कुछ भी, ज्यादा तक आप लोगों ने उसको देखा होगा, कुछ भी चीज पा जाएगा तो मुंह में डालेगा। धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी जो अनैच्छिक सहज क्रियाएं होती हैं क्रियाओं में परिवर्तित होती जाती हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ यहाँ पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हेंज को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी जरूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत जरूरतों और चाहतों के आधार पर कर सकते हैं? ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है। दंड और आज्ञा पालक अभिमुखता, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, अच्छा लड़का लड़की अभिमुखता, कानून और व्यवस्था अभिमुखता। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक सापेक्षता अभिमुखता। इसमें देखिए होता क्या है कि बच्चे जो होते हैं सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत जरूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, लियो वाइगोत्स्की। मैंने ऊपर आपको बताया कि वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो लियो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है? मनोविश्लेषणात्मक, सामाजिक सांस्कृतिक, व्यवहारवादी या सूचना प्रसंस्करण? तो देखिए जो वाइगोत्स्की थे इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोशल कल्चरल, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया है। देखिए इसको निकट विकास का क्षेत्र या जेपीडी आपने सुना होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये इनका सिद्धांत था।
देखिए जो लेव वाइगोत्स्की थे, इनका मानना था कि बच्चे का अगर विकास हेतु विकास करना है तो उसके लिए उचित मार्गदर्शन की जरूरत होगी, और ये जो उचित मार्गदर्शन होगा ये कहाँ से होगा, समाज और संस्कृति से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से लेव वाइगोत्स्की से ही है। ये क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है, नकारात्मक पुनर्बलन, प्रतियोगिता, भाषा या आनुवंशिक विन्यास। तो देखिए वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास जो है वो भाषा के विकास पर जोर देता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाइगोत्स्की देखिए मानते थे कि बच्चा जो होता है अपना उच्च मानसिक कार्यों में जो संशोधन करता है भाषा प्राप्त करते समय ही करता है। साथ ही में देखिए उन्होंने भाषा से संबंधित 3 चरणों का प्रस्ताव भी दिया था। एक आपकी सामाजिक भाषा, निजी भाषा, आंतरिक भाषा, इनका प्रस्ताव भी दिया था। इन चरणों का देखिए मतलब ये था कि जो बच्चा होता है वो संज्ञानात्मक रूप से विकसित होने के दौरान कैसे प्रगति करता है, कैसी भाषा में प्रगति करता है, वही यहाँ पर देखिए इन चरणों के माध्यम से बताया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर, कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर। तो देखिए यहाँ पर बदलाव जरूरी है। क्या बदलाव, कंठस्थ करना, याद करना गलत बात है, निगेटिव पॉइंट है, पहले इसको काट दीजिए। नेक्स्ट है देखिए खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर, लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी के अलावा आपको सही ऑप्शन राइट लग रहे होंगे। रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन सही बात है। खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि, जब खोजते हुए और उसका व्याख्यान करते जाएंगे, साथ में बच्चों को समझाते जाएंगे तो सही बात है। देखिए ये भी पहले लचीला पाठ्यक्रम हो उसके बाद धीरे धीरे मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर जाया जाए, ये भी देखिए सही बात है। क्वेश्चन में देखिए पूछा है क्या बदलाव जरूरी है। मैंने आपको कहा ना क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पर बदलाव जरूरी है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर दिया है लेकिन पूछ रहा है क्या इसमें गलत। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही बदलाव जरूरी है। कंठस्थ और स्मरण की भावना बंद कर देनी चाहिए, करवाने पर बल नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि बुद्धि का सर्वोत्तम प्रकार है। दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीतीय बुद्धि कहलाती है। बुद्धि के 3 प्रकार है, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक। हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित करता है। तो यहाँ पर देखिए हावर्ड गार्डनर के अनुसार पूछ रहा है। तो देखिए पहले तो आपको ये आना चाहिए कि हावर्ड गार्डनर का सिद्धांत कौन सा था। तो हावर्ड गार्डनर जो थे इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। बहुबुद्धि मतलब यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुबुद्धि मतलब हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित करता है। अलग अलग समय बुद्धि होती है, बहुत सारी बुद्धियां होती हैं, विभिन्न व्यक्ति में विभिन्न बुद्धियां होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से है अभिकथन और कारण का। अभिकथन को ए से और कारण को आर से यहाँ पर देखिए व्यक्त किया गया है। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। निजी वाक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है, ये आपका कारण है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम कथन की बात करें तो अध्यापिका बिल्कुल सही कर रही है। अगर किसी समस्या का समाधान करना है तो बच्चों को अपने विचारों को मौखिकीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करें। सभी बच्चे अपने अपने विचार व्यक्त करें मौखिकीकरण द्वारा। तो देखिए इससे बच्चों को समझ में आएगा, एक दूसरे की बातें सुनेंगे और समझेंगे। कारण देखिए क्या कह रहा है, निजी वाक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है। मतलब जो निजी वाक बच्चों के आपस में बातचीत होगी, निजी में बातचीत होगी, वो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को डेवलपमेंट करेगा, सुसाधित करेगा। तो देखिए आपके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सॉरी आपका ये अभिकथन सही है। और साथ ही में देखिए इसकी जो ये कारण है ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, साथ ही में आर ए की सही व्याख्या है। देखिए किस ऑप्शन में है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िबद्धताओं को कैसे प्रभावहीन बना सकती है। मतलब रूढ़िबद्ध जो धारणाएं होती हैं उसको कैसे खत्म कर सकती है, ये सुनिश्चित करके कि खेल सत्र में लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन खेलें और लड़के सिर्फ फुटबॉल। तो देखिए बिल्कुल गलत बात है कि लड़कियां बैडमिंटन खेलें लड़के फुटबॉल खेलें, सभी को सभी खेल खेलना चाहिए। तो देखिए ये गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है ये सुनिश्चित करके कि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने और उनकी मदद करने के अवसर मिलें।
तो यहाँ पर देखिए केवल लड़कियों के लिए बात की जा रही है कि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने और उनकी मदद करने के अवसर मिलने चाहिए। तो देखिए लड़कियों हो चाहे लड़कों हो, किसी के विषय में भी अगर रूढ़िबद्ध धारणा है तो वो गलत है। तो ये भी देखिए आपका नहीं होगा। फर्नीचर इधर से उधर रखवाने में केवल लड़कों की सहायता लेनी चाहिए, ये भी देखिए गलत है। किसी भी काम में हो लड़की लड़कों में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं क्या है। सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य व पाक कला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहना चाहिए। देखिए सभी जेंडर की बात की जा रही है, लड़की हो या लड़का हो, सभी को हर चीज में भाग लेना चाहिए, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किए जाएं। किन किन के लिए यहाँ पर देखिए प्रचुर अवसर प्रदान किए जाएं जिससे विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिले। समालोचनात्मक चिंतन को देखिए इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। कुछ हिंदी वाले शब्द होते हैं जो समझ में कभी कभी नहीं आते हैं, तो उसके लिए देखिए आप लोग उसकी इंग्लिश देख लिया करिए। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, आप वहाँ पर दोनों ही देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट है विषय वस्तु का कंठस्थीकरण। तो देखिए याद करना गलत हो जाएगा, निगेटिव पॉइंट है, पहले इसको काट दीजिए, इससे क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगी बच्चे में। नेक्स्ट देखिए है अध्यापिका के निष्क्रिय अनुसरण हेतु। अगर कोई अध्यापिका पढ़ा रही है क्लास में और बच्चे उनका निष्क्रिय होकर, मतलब कोई सक्रिय भूमिका नहीं है बच्चों की, चुपचाप बैठकर उनका अनुसरण करेंगे तो उनमें क्रिटिकल थिंकिंग आएगी क्या? खुद से सोचिए, नहीं आएगी, वो एकदम जीरो रहेंगे। नेक्स्ट देखिए विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु। जब विविध जानकारियों की पुष्टि करने के लिए बच्चों को कहा जाएगा तब उनमें सोचने की क्षमता आएगी, चिंतन करने की, चिंतन करेंगे उस बारे में, क्रिटिकल थिंकिंग आएगी देखिए यहाँ पर। तो ये आपका राइट है। नेक्स्ट देखते हैं किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करना। तो देखिए किसी समस्या के हर एक पहलू पर चिंतन करना, विभिन्न पहलुओं से उसके बारे में सोचना, तो ये भी देखिए एक प्रकार की क्रिटिकल थिंकिंग ही है, समालोचनात्मक चिंतन। तो ये भी देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4 आपका राइट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है? संरचनावादी कक्षा है देखिए, तो किस पर अध्यापिका जोर देगी? रचनात्मक मूल्यांकन पर, मानकीकृत मूल्यांकन पर, मानक संदर्भित मूल्यांकन पर, या योगात्मक मूल्यांकन पर? तो देखिए एक संरचनावादी कक्षा की यहाँ पर बात की जा रही है, तो एक संरचनावादी कक्षा में संरचनात्मक मूल्यांकन पर जोर देना चाहिए। संरचनात्मक मूल्यांकन को ही देखिए रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए मूल्यांकन जो होता है सिर्फ इसलिए बस नहीं किया जाता कि बच्चे ने क्या सीखा, बल्कि इसलिए भी किया जाता है कि बच्चे की में जो कमियां हैं उसको सुधारा जा सके, क्या क्या उसने सीखा, कि कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, तो इसलिए भी मूल्यांकन किया जाता है कि सभी चीजों को सही किया जा सके। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा खाली स्थान के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है? प्रस्तुतिकरण, अभिव्यक्ति, संलग्नता या भेदभाव? तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा हुआ है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि खाली स्थान की विविध जरियों के निष्कासन की जरूरत है, मतलब किसको हटाने की जरूरत है समावेशी शिक्षा से? तो देखिए प्रस्तुतिकरण, सही बात है। ये समावेशी शिक्षा में होता क्या है कि सभी को एक समान मानकर, सभी किसी के साथ कोई व्यवहार न किया जाए, साथ ही में किसी को कुछ छोटा बड़ा ना माना जाए। समावेशी शिक्षा सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। तो देखिए किसके विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है? प्रस्तुतिकरण, अभिव्यक्ति, संलग्नता या भेदभाव? तो यहाँ पर देखिए समावेशी शिक्षा हाई है कि कोई भेदभाव न किया जाए, तो भेदभाव के निष्कासन पर बल देती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अब देखिए सभी कक्षाओं में विविध सामाजिक और आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते ही हैं, तो इसमें अध्यापिका को करना क्या चाहिए? अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए कमतर अपेक्षाएं बनाना और कायम रखना। तो देखिए यहाँ पर किसी के लिए कमतर अपेक्षाएं या ज्यादातर अपेक्षाएं नहीं बनानी चाहिए, सभी को समान रूप से मानना है। तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए समावेशी भाषा, जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना। प्रबल समूहों से संबंधित विद्यार्थियों में अलगाव की भावना को बढ़ावा देना। तो देखिए ये भी गलत बात है, किसी को भी ऐसी भावना को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। प्रबल समूह को अगर हम अलग कर देंगे तो जो कम वाले बचेंगे उनको देखिए कैसा फील होगा, ये भी गलत बात है, बच्चों में निगेटिव पॉइंट्स आएगा। नेक्स्ट देखिए लास्ट ऑप्शन और देख लेते हैं
अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के बारे में रूढ़िवादों को बढ़ावा देना और रूढ़िवाद भय पैदा करना। तो देखिए रूढ़िवादिता बहुत ही गलत बात है, ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समावेशी शिक्षा, समावेशी भाषा, जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा, सभी को ऐसा सिखाना कि सब हमारा है, कोई कम ज्यादा नहीं है। यहाँ पर समावेशी शिक्षा पर ही जोर देती है हमारी जो शिक्षा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। अब देखिए दृष्टि बाधित जो बच्चे होते हैं उनमें सफल समावेशन हो, उनको कुछ अलग सा फील ना हो, तो उसके लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। अवधारणा की व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। विद्यार्थियों से बात करते समय हाथों का खूब इस्तेमाल करना चाहिए। दिखाए जा रहे वीडियो के उप शीर्षक देना चाहिए। तो देखिए बच्चे यहाँ पर दृष्टि बाधित है, मतलब उनको दिखाई कम देता है, तो अगर यहाँ पर हम देखने वाली चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे उनमें देखिए वो उनके लिए ठीक नहीं होंगी। जैसे यहाँ पर अगर बात करें कि हाथों का खूब इस्तेमाल करें, तो जब उनको दिखाई नहीं देता अच्छे से तो आपके हाथों को कैसे समझेंगे। वीडियो दिखाएं, वीडियो का उपशीर्षक दें, तो ये भी देखिए नहीं होगा। कैसे वो देखेंगे जब उनको दृष्टि बाधित है। साथ ही में अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें, अवधारणा की व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग करें, चित्र भी दिखाएंगे तो उनको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बच्चे दृष्टि बाधित हैं, याद रखना। यहाँ पर देखिए सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि वो सुन तो पा रहे हैं और मौखिक रूप से जो आप व्यक्त करेंगे वो उसे सुन पाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार एडीएचडी ग्रसित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो जिनका देखिए ध्यानाभाव मतलब ध्यान नहीं लगता, साथ ही में अति सक्रिय जो विद्यार्थी हैं ये विकार है उनमें, उनके लिए समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए। तो देखिए अगर परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देंगे तो पहले से ही बच्चे ध्यानाभाव और अति सक्रियता से ग्रसित हैं, तो कैसे कर पाएंगे, ये आपका नहीं होगा। लंबे और जटिल प्रदत्त कार्य देने चाहिए, देखिए ये भी नहीं, क्योंकि वो बच्चे अति सक्रिय हैं, सक्रिय नहीं है पूर्ण रूप से, तो कैसे लंबे कार्य कर पाएंगे। विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, गैर लचीली और दिनचर्या का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए गैर लचीली, अगर कठिनाई विधि का आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये देखिए मस्तिष्क विकार होता है एक प्रकार का। ध्यानाभाव जो होता है मस्तिष्क में एक बीमारी होती है जो ध्यान देने, बैठने, स्थिर रहने और अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के तरीकों को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए, जिससे उनको दिक्कतें ना हो। नेक्स्ट है डिस्लेक्सिया। पठन वैकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र की चुनौती पैदा करता है। अब देखिए पठन वैकल्य आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए इंग्लिश वर्ड अगर आपने देख लिया डिस्लेक्सिया क्या है तो आपके समझ में आ जाएगा। लिखित विषय सामग्री के बोध में, शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में, दूसरे की भावनाओं को समझने में या चित्र बनाने में। तो देखिए डिस्लेक्सिया जो आपका होता है लिखित सामग्री से संबंधित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। लिखित विषय सामग्री के बोध में सापेक्ष रूप से चुनौती पैदा करता है डिस्लेक्सिया। इससे देखिए अगर ये जिसको हो जाता है डिस्लेक्सिया, उसमें जो लिखने वाली समस्या होती है वो आ जाती है। नेक्स्ट देखिए, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर अध्यापक को अपना जो अधिगम है प्रभावशाली और अर्थपूर्ण बनाना है तो उसके लिए किस प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक, मानकीकृत, परीक्षा केंद्रित, व्यवहारवादी। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम अगर बनाना है तो सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए अधिगम प्रभावशाली तभी बनेगा जब शिक्षार्थी जो होंगे सक्रिय रूप से कार्यों और गतिविधियों में लगे होंगे, जब खुद वो किसी कार्य को करके सीखेंगे और गतिविधियों को समझेंगे कि कैसे क्या किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीके पर बल देती है। अनुभवात्मक अधिगम, डिजिटल अधिगम, वैज्ञानिक अधिगम या करके सीखना। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 की है वो आपकी चारों पर ही बल देती है, अनुभवात्मक अधिगम, डिजिटल अधिगम, वैज्ञानिक अधिगम, करके सीखना। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चारों ही देखिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अध्यापकों को विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से तरीके का इस्तेमाल शिक्षार्थियों को अधिक कौशलीभूत बनाने के लिए किया जा सकता है। तो देखिए पॉजिटिव क्वेश्चन है, पॉजिटिव आंसर भी आपको देना है कि अध्यापक अगर अधिगम युक्तियों में
युक्तियों के अर्जन को अगर सुगम और सहज बनाना चाहता है तो कौन से तरीके का इस्तेमाल शिक्षार्थियों को अधिक कौशलीभूत बनाने के लिए किया जा सकता है? विद्यार्थियों को चिंतन के अभिसारी तरीकों के अवसर देना, विद्यार्थियों को अवास्तविक उद्देश्य और समय तालिका बनाने में मदद करना। देखिए, अवास्तविक उद्देश्य निगेटिव पॉइंट है आपका, पहले ही कट जाएगा। विद्यार्थियों में स्वयं से प्रश्न करना और स्व आकलन समुन्नत करके जो प्रासंगिक नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना। अब देखिए, जो प्रासंगिक नहीं है उस पर ध्यान देने की बात ही क्या है, ये भी आपका नहीं होगा और ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभिसारी चिंतन जो होता है आपका वो अपसारी चिंतन का विपरीत होता है। अपसारी चिंतन मतलब आप किसी भी एक विषय के बारे में विभिन्न पहलुओं से सोच सके, लेकिन अभिसारी वो होता है कि किसी भी विभिन्न पहलुओं से सिर्फ एक चीज में केंद्रित रहना, एक ही चीज में नहीं बल्कि विभिन्न चीजों में केंद्रित रहना चाहिए, विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्यार्थियों में स्वयं से प्रश्न करने, स्व आकलन को समुन्नत करने के द्वारा यहाँ पर देखिए शिक्षार्थियों को अधिक कौशलीभूत बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों में किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए? अब देखिए, क्वेश्चन पड़ेगा किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए? अनुक्रिया समुच्चय, कलन विधि, अन्वेषण खोजबीन, साम्यानुमान। तो देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसको हतोत्साहित करना चाहिए समस्या समाधान का कारक होने में? तो देखिए, अनुक्रिया समुच्चय को यहाँ पर देखिए हतोत्साहित करना चाहिए। एक शिक्षक जो होता है देखिए, उसको विद्यार्थियों को चीजों का विश्लेषण करने की आदत का विकास करना चाहिए, उसी के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि जो विद्यार्थी होते हैं स्वतंत्र रूप से समस्या का समाधान खुद कर सकें, अनुक्रिया ना करें वो। नेक्स्ट है देखिए, नल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत हैं। उसका उत्तर किसका प्रतिनिधित्व करता है? उसकी समझ जो उसके अनुभवों के आधार पर बनी है, उसकी निम्न अंतः वैयक्तिक और अंतर वैयक्तिक बुद्धि, नई अवधारणा सीखने के लिए अभिप्रेरणा की कमी, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल। तो देखिए, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक रानी नाम की लड़की है, जैसे ही उसके सामने पानी की चर्चा होती है, नल की चर्चा होती है, तो नल के स्रोतों की चर्चा होती है, तो उसके दिमाग में नल और फव्वारा है, क्योंकि इन्हीं दो चीजों को उसने देख रखा है। तो उसकी समझ जो उसके अनुभवों के आधार पर बनी है, तो ये देखिए उसकी समझ है। नल के स्रोत तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये उसकी समझ है जो उसके अनुभव के आधार पर बनी है। इसे उसे कुछ किसी ने बताया नहीं, अगर बताया होता तो और भी कई सारे स्रोत बताए होते। ये उसके अनुभव के आधार पर बनी हुई समझ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का भाग नहीं है योजना, पर्यवेक्षण, मॉनिटरिंग, मूल्यांकन, निष्क्रिय अनुकरण। तो देखिए, अधिसंज्ञानात्मक कौशल जो होते हैं ये विद्यार्थी के अधिगम और प्रदर्शन दोनों के ही प्रभावित करते हैं। यहाँ पर देखिए पूछ रहा भाग नहीं है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निष्क्रिय अनुकरण। अगर विद्यार्थी निष्क्रिय अनुकरण करेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, कोई कुछ उसे बता रहा है बस चुपचाप उसका सुन लेगा, उसी का अनुकरण कर लेगा, तो ये देखिए अधिसंज्ञानात्मक कौशल का भाग नहीं है, बल्कि देखिए योजना बनाना, पर्यवेक्षण करना, मूल्यांकन करना, ये सभी अधिसंज्ञानात्मक कौशल के भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावनाओं और संज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पर देखिए भावना और संज्ञान की बात की जा रही है। तो अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा परस्पर संबंधित नहीं है। अधिगम तार्किकता से अमूर्त संज्ञान के बारे में है। जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। या निराशा का उच्च स्तर संज्ञानात्मक दक्षता को समुन्नत करता है। तो देखिए यहाँ पर अगर एक एक ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, निराशा का उच्च स्तर। अगर निराशा का स्तर होगा तो संज्ञानात्मक दक्षता को समुन्नत कहाँ से करेगा, बल्कि उससे तो कोई उन्नत होगा ही नहीं, तो ये आपका नहीं होगा। यहाँ पर देखिए अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें तो जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। बी नंबर है आपका, अधिगम तार्किकता से अमूर्त संज्ञान के बारे में है। अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा परस्पर संबंधित नहीं है। तो देखिए रुचि और जिज्ञासा दोनों ही होनी चाहिए अधिगम के लिए। अगर रुचि और जिज्ञासा नहीं होगी तो अधिगम कभी भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या समुन्नत करना चाहिए? निपुणता, उन्मुखी उद्देश्य, योग्यता का तत्व, अस्तित्वात्मक परिप्रेक्ष्य, असहायता का सीखा हुआ भाव, प्रतियोगात्मक दृष्टिकोण।
तो देखिए यहाँ पर अगर किसी विद्यार्थी को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करते रहना है तो उसके लिए उसको क्या समुन्नत करना चाहिए, निपुणता उन्मुखी उद्देश्य यहाँ पर समन्वित करना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में बच्चों की सफलता में निम्न में से कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है? लचीली समय सारणी, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र, कठोर पाठ्यचर्या, अधिगम हेतु मूल्यांकन। तो देखिए अगर कठोर पाठ्यक्रम होगा तो उससे बच्चों को दिक्कतें होंगी। पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए, मतलब लचीला होना चाहिए, जिससे जो बच्चे हैं उनकी सोचने की क्षमता को बढ़ावा मिले। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी कथन और कारण का है। ऐसे क्वेश्चन कई एग्जाम में अब पूछे जाते हैं, पहले तो इजी क्वेश्चन आते थे। कथन है आपका, किसी अवधारणा को समझाते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध बनाया जाए। बिल्कुल सही बात है। देखिए बार बार आपको ये पढ़ने को मिलता है कि दिन प्रतिदिन रोजमर्रा के जीवन से संबंधित किया जाए चीजों को। देखिए कथन तो आपका सही है। अब कारण देख लेते हैं। अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली होता है। याद करना कंठस्थीकरण गलत बात है। तो यहाँ पर देखिए आपका कथन तो सही है पर कारण बिल्कुल गलत है। देखिए किस ऑप्शन में है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है। तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। जहां पर भी कोई दिक्कत हो कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए ताकि आगे मैं और भी ऐसे प्रैक्टिस सेट ला सकूं। चैनल पर जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।